तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा। मैं हूं आपका युवराज भैया और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आता है इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में। अच्छा, मैंने आपको जब हमने स्टार्ट किया था ये सीरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली बहुत इजी होता है। उसका एक तरीका है सॉल्व करने का, अगर वो तरीका आपको आ जाए तो वो तरीका आने के बाद आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम सरल और एकदम इजी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो इजी तरीका है ऑर्गेनिक सॉल्व करने का, ये यहीं से हमें मिलता है। मैकेनिज्म, सबसे पहला शब्द मैकेनिज्म। क्या होता है इसका मतलब? कोई भी चीज जब हम करते हैं तो उसको करने के लिए एक प्रॉपर तरीका होता है, राइट? होता है कि नहीं होता है? लेट्स से अगर मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है तो यहां पर दो तीन तरीके हो सकते हैं। या तो मैं प्लेन से जा सकता हूं, या फिर मैं ट्रेन से जा सकता हूं, या फिर मैं बाय रोड जा सकता हूं। ये तीनों तरीके हैं, है ना? अब सी के तरफ से तो जा नहीं सकते, पानी से, बोट से, है ना, तो कनेक्टिविटी नहीं है ना कोई। मल्टीपल वेज से जा सकते हैं हम लोग। अब जाने का एक तरीका है। अब मुझे अगर प्लेन से जाना है तो पहले मुझे एयरपोर्ट तक जाना होगा, फिर वहां से फ्लाइट करके फिर मैं दिल्ली तक जाऊंगा। मुझे अगर ट्रेन से जाना है, मुझे रेलवे स्टेशन जाना होगा, फिर बाद में वहां से टिकट करके ट्रेन से मैं दिल्ली जाऊंगा। और अगर मुझे बाय रोड जाना है तो मुझे पूरे रास्ता पता होना चाहिए कि भैया कहां से राइट लेना है, कहां से लेफ्ट। आजकल तो बहुत आसान है गूगल मैप्स के वजह से, है ना? हम लोग कहीं कहीं पहुंच जाते हैं, कई बार कहीं भी पहुंच जाते हैं, राइट? ऐसा होता है। गूगल जो आंटी है, गूगल आंटी, वो बड़ी खतरनाक है। कभी सही रास्ते पे ले जाती है और कभी ऐसे जगह ले जाती है, फिर बाद में आप खुद ही नहीं समझ पाते हो कि एक्चुअली आप हो कहां। ठीक है, तो मैकेनिज्म होता है कोई भी चीज का। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक रिएक्शंस को प्रोडक्ट में तब्दील करने का एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, और उस मैकेनिज्म को होने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। सबसे पहले तो हम वो छोटी चीजें पढ़ेंगे, क्या क्या वो चीजें हैं, क्या क्या तरीके हैं। तो मैकेनिज्म मतलब शायद आपको अब समझ में आने लगा हो कि ऑर्गेनिक रिएक्शन को होने के लिए जरूरतमंद स्टेप्स जो होती है वो होती है मैकेनिज्म। कि यहां से जाएगा कि यहां से जाएगा, कार्बोनायन अटैक करेगा कि कार्बोकटायन अटैक करेगा, कहां पे अटैक करेगा, कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा, क्यों करेगा, अगर करेगा तो यहीं क्यों करेगा, ये सारी चीजें हम लोग यहां से सीखते हैं। अब अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं, 1 2 3, वहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग अभी तक एक बेस बना रहे थे, और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्चुअल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैकेनिज्म से ही भरी होती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अगर आपके लॉजिक सही है, अगर आपका बेसिक्स तगड़ा है, तो आसानी से आप इस चैप्टर के हर एक हल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक आपको नाम तो पता चली गया है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, अच्छा, किसी भी एक ह्यूमन बेबी का बर्थ कैसे होता है? सीधी सी बात है भैया, शादी होती है पहले तो, है ना, उसके बाद फिर शादी के बाद तो आपको पता ही है क्या होता है, उसके बाद फिर बेबी आ जाता है। मतलब अगर ये बेबी को हम प्रोडक्ट कह दें, तो जो लड़का और लड़की जिनकी शादी हुई है ना, आजकल लड़के लड़के की भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लड़का लड़की जिनकी शादी हुई है, ये क्या है? ये होते हैं रिएजेंट्स, या फिर हम इसे कहेंगे सबस्ट्रेट। अब लड़का या लड़की में से, दोनों में से जो ज्यादा खतरनाक है, हम उसे क्या कहेंगे? रिएजेंट। भैया रिएक्टिव है ये, है ना? ज्यादातर केसेस में लड़कियां होती है ज्यादा खतरनाक, है ना? तो जो लड़की है वो उसे हम रिएजेंट कह देंगे, और जो जिससे वो रिएक्ट हो रही है वो है सबस्ट्रेट। ठीक है, तो जब रिएजेंट और सबस्ट्रेट आपस में मिल जाते हैं तो प्रोडक्ट बन जाता है। दिस इज बेसिकली एक मैकेनिज्म जो है किसी भी रिएक्शन का किसी भी प्रोडक्ट तक जाने के लिए, वो यही होता है, किसी रिएजेंट का किसी सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्ट होना, और किस तरीके से रिएक्ट होना वो बताता है उसका मैकेनिज्म। ठीक है, और बनता है प्रोडक्ट। तो बेबी कैसे बनता है? इसी मैकेनिज्म से बनता है। वो मैकेनिज्म अगर आप बायो के स्टूडेंट तो आपको पता ही होगा। चलिए अब देखिए, इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि भैया केमिकल इक्वेशन क्या होता है। एक केमिकल इक्वेशन क्या होता है, क्या आपको पता है? केमिकल रिएक्शन होती है, वो एक इक्वेशन ही है जिसके अंदर अलग अलग केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं। दैट इज अ केमिकल इक्वेशन, दैट्स इट। देखो, अ केमिकल इक्वेशन
इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज। अब भैया जब रिएक्शन होगी तभी तो कुछ केमिकल चेंज आएगा, और जब केमिकल चेंज आएगा तभी तो वो प्रोडक्ट में तब्दील होगा। यस और नो? बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? ठीक है, नहीं मानोगे तो देख लेना, माननी तो पड़ेगी क्योंकि सही है। ठीक है, तो क्या है ये? अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज। किसी भी केमिकल चेंज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है? केमिकल इक्वेशन। क्लियर बात है? बोलो। ठीक है, इट इंडिकेट्स द इनिशियल रिएक्टेंट्स एंड फाइनल प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल चेंज। यह बताता है कि इनिशियली कौन से रिएक्टेंट्स थे आपके पास और फाइनली आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स प्राप्त हुए हैं वो रिएक्टेंट्स के रिएक्ट होने के बाद। क्या हुआ? समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ये एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल चेंज को बताने का। क्या होता है उसमें? ये बताते हैं कि भैया कुछ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट्स होते हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं, फिर एक केमिकल चेंज होता है और फिर प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है। रिएक्टेंट्स जनरली कंसिस्ट ऑफ टू स्पीशीज। अब देखिए, कोई भी एक पर्टिकुलर अगर रिएक्शन की हम बात करें तो यहां पे होते हैं रिएक्टेंट्स, और ये रिएक्टेंट्स रिएक्ट होके आपस में बनाते हैं प्रोडक्ट। यस और नो? बिल्कुल। अब ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। कौन से टाइप्स के होते हैं भैया? एक हमारा होता है सबस्ट्रेट और एक होता है रिएजेंट। ठीक है, दो टाइप्स के हैं, एक है सबस्ट्रेट, दूसरा है रिएजेंट। बात साफ है? ओके, बढ़ते हैं आगे। वन विच इज बीइंग अटैक्ड, मतलब जिसके ऊपर अटैक हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक लड़का लड़की का एग्जाम्पल बताया, लड़कियां अक्सर खतरनाक होती है, तो ये लड़कियां क्या करती है? लड़कों पे अटैक करती है। ठीक है, मजाक कर रहा हूं मैं, राइट? तो अटैक, जिसके ऊपर अटैक हो रहा है, मतलब वो लड़का जिसके ऊपर अटैक हो रहा है वो कौन है भाई? वो है सबस्ट्रेट। कौन है? वो है सबस्ट्रेट। ओके, अब अच्छा, तो अटैक कर रहा है वो कौन है? जाहिर सी बात है वो रिएजेंट होगा। ठीक है, देखो, अदर विच अटैक्स द सबस्ट्रेट। अब वो इंसान जो सबस्ट्रेट को अटैक कर रहा है वो कौन है? इट इज रेफर्ड टू एज द रिएजेंट। हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं रिएजेंट। क्या बात समझ में आ रही है? दीज टू इंटरैक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में कभी प्यार हो गया होगा तो गलती से, है ना, तो जब प्यार हो गया तो वो दोनों आपस में इंटरैक्ट करने लगे, और इंटरैक्ट किए तो फिर क्या बन गया? प्रोडक्ट्स। या तो प्रोडक्ट बन सकते हैं या फिर प्रोडक्ट्स, ढेर सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। आजकल ढेर सारे बनाने की अनुमति नहीं है, हम दो हमारे दो, ये वाला कंसेप्ट चल रहा है, तो प्लीज फॉलो करिए। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में, या फिर हम लोग बात करें केमिकल इक्वेशन की, तो वहां पे ये तमाम चीजें होती है। एक साइड में होता है रिएक्टेंट साइड और दूसरा साइड, एरो के उस साइड होता है प्रोडक्ट साइड। इस साइड में होता है रिएक्टेंट और उस साइड में होता है प्रोडक्ट। ये जो रिएक्टेंट है ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। अब क्योंकि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो जाहिर सी बात है एक वहां पर अटैक कर रहा होगा और एक होगा जिसके ऊपर वो अटैक हो रहा है, राइट? अब जो अटैक कर रहा है उसे कहा जाता है रिएजेंट, और जिसके ऊपर अटैक हो रहा है उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, तो देखो, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, जब यही सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में इंटरैक्ट करते हैं, चाहे वो जैसा भी इंटरैक्शन हो, तो बन जाता है आपका प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट एक बन सकता है, दो, तीन, चार, तमाम प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन इसमें से एक होगा मेजर और बाकी होंगे माइनर। ठीक है, तो जो मेजर प्रोडक्ट है, जो भारी मात्रा में बना है, वही आपका बेसिक जो हम कहेंगे प्रोडक्ट है ना, जो काम की चीज है वो होता है, और बाकी जो माइनर है, चिल्लू पुल्लू, ठीक है, वो लोग मतलब है ना कुछ काम के नहीं होते, उनको निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है बेसिक पार्ट हमारे केमिकल रिएक्शंस का, मैकेनिज्म का बेसिक पार्ट। हम लोग स्टार्ट करने के पहले हमें यह चीज सीखनी है कि भैया एक केमिकल इक्वेशन आखिर होती क्या है। अगर आपको यह पता है कि केमिकल इक्वेशन आखिर होती क्या है, तो आसान तरीके से आप उन केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है यह भी समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जानिए कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब हमें यह तो पता चल गया कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो मैकेनिज्म बस यही है कि इस केमिकल इक्वेशन में जो तमाम चीजें हो रही है, मतलब एक डिटेल्ड वे में अगर हम उसे बताएं तो हम उसे क्या कहेंगे? मैकेनिज्म कहेंगे। देखो, द डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज इट्स मैकेनिज्म। इसे कहा जाता है उसका
मैकेनिज्म। डिटेल्ड वे में जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, पेपर पे लिखते हैं, तब हम उसे कहेंगे कि ये पर्टिकुलर चीज जो इस केमिकल रिएक्शन की है वो है उसकी मैकेनिज्म। ठीक है, ओके। और बेसिकली हमें ये तो पता ही है भैया कि सबस्ट्रेट्स, इंटरमीडिएट्स एंड प्रोडक्ट्स। अच्छा, तो यहां पर आप देखेंगे कि पहले होता है सबस्ट्रेट, फिर सबस्ट्रेट के बाद में आता है एक स्टेज आता है जो कि सबस्ट्रेट यानी कि आप कह लो, चलो रिएक्टेंट्स कह लो, रिएक्टेंट्स, फिर बाद में आते हैं इंटरमीडिएट्स और उसके बाद में आता है प्रोडक्ट। तो ये जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तब बीच में कुछ तमाम स्टेप्स आती है, कुछ तमाम वो बनता है। जो भी आपका रिएक्टेंट है, रिएक्ट होने के बाद कुछ एक प्रोडक्ट वो बनता है जो कि अनस्टेबल होता है और इसीलिए वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये जो बीच का मामला है ना, इनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, इन बीच के मामले में जो यहां पर स्ट्रक्चर्स तैयार होते हैं जो कि एक्चुअली अनस्टेबल होते हैं, इन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? वही जो दोनों के बीच का है कुछ, राइट? तो इंटरमीडिएट यहां पे फॉर्म होता है और हम लोग केमिस्ट्री में भी उन्हें इंटरमीडिएट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबस्ट्रेट होता है, फिर वो इंटरमीडिएट बनता है और उसके बाद में वो प्रोडक्ट में तैयार हो जाता है। ठीक है, अब to understand this clearly, the mechanism of various organic reactions, it is thus essential to have knowledge about the following well established concepts। और यही केमिकल रिएक्शंस की मैकेनिज्म को एकदम बेहतर तरीके से पता करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए और अप्लाई करने के लिए आपको इन कुछ चीजों की पता होना चाहिए। ये कुछ चीज हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से होता है कोवैलेंट बॉन्ड में। ये क्या कह रहे हैं भाई? क्या यहां पे करंट होता है? नहीं। क्या होता है यहां पे? इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, राइट? कभी लेन देन होता है, कभी सिर्फ देन होता है, कभी सिर्फ लेन होता है। ठीक है, ऐसी अलग अलग चीजें होती है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड्स। उसके बाद में होता है कुछ क्लीवेज, जिसमें कि होता है फिजन एंड ब्रेकिंग, या फिर फिजन कह लो या ब्रेकिंग कह लो, राइट? क्लीवेज मतलब कट जाना, कुछ है ना, दो टुकड़ों में, दो हिस्सों में कट जाना, बढ़ जाना, राइट? तो उसे हम क्या कहते हैं? फिजन कहते हैं, राइट? न्यूक्लियर फिजन आपने सुना होगा। या फिर बॉन्ड ब्रेकिंग हम लोग कहते हैं उसे, ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। लास्ट, नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स। पहला क्या है? पहला है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, कि आपके इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड में किस तरीके से मूव कर रहे हैं। उसके बाद में किस तरीके से आपके जो कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं ये कट रहे हैं, टूट रहे हैं, नए बन रहे हैं। और उसके बाद में लास्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स। ये जो अटैकिंग रिएजेंट्स है इनका नेचर क्या है? क्या ये अटैक करने वाले हैं या फिर ये अपने ऊपर अटैक लेने वाले हैं? क्या ये लोन पेयर से अटैक करने वाले हैं या फिर ये नेगेटिव चार्ज से अटैक करने वाले हैं या फिर ये डबल बॉन्ड की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अटैक करने वाले? क्या तमाम चीजें हैं, ये सारी चीज हम लोग आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं। और बेसिकली हमें ये तीन चीजों को एप्लीकेशन करना है अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म के तर तक पहुंचना है। ठीक है, तो ये तीन चीज है, इसे नोट कर लो। इंटरमीडिएट्स क्या होता है उसे नोट कर लो, मैकेनिज्म क्या होती है उसे नोट कर लो। और अगर ये सब कुछ आपने नोट कर लिया उसके बाद बढ़ेंगे हम आगे। तो लिस्ट में सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के कई तरीके होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में जाने के अलग अलग तरीके होते हैं। वो कौन से तरीके हैं वो भी पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, उसके आपने सुना होगा इनका नाम, है ना? उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे अब। The electronic displacement in covalent bonds may occur either due to the presence of some atom, या तो वो किसी एटम की वजह से होगा या फिर उसके ग्रुप की वजह से होगा, in the molecule or under the influence of an attacking reagent, या फिर ये हो सकता है कि इन्फ्लुएंस में हो सकता है किसी अटैकिंग रिएजेंट के। ये क्या कह रहे हैं? दो तरीके हैं भाई। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल के अंदर, उसके होने के लिए दो संभावनाएं हैं। वो कौन सी संभावनाएं हैं? या तो जो आपके पास में एटम है उसके प्रेजेंस की वजह से होगा, एटम हो या फिर ग्रुप हो, या फिर कोई एक अटैकिंग रिएजेंट होगा, उसके वजह से वो अटैकिंग रिएजेंट इनिशिएट करेगा उस पर्टिकुलर चीज को होने के लिए। दो तरीके हैं, या तो आप खुद ही कर लो। देखो
पढ़ने के, कुछ भी चीज करने के, या फिर है ना बड़ा आदमी बनने के दो आसान तरीके हैं। या तो आप खुद कर लो या फिर कोई दूसरा आपसे करवाए। अब ये आप मेरी वीडियो कैसे देख रहे हो? क्योंकि आप चाहते हो कि मैं आपसे करवाऊं। या तो आप खुद भी कर सकते हो, आप खुद बैठो, पढ़ो, इतनी मोटी मोटी बुक्स को छांटो, समझो, कोशिश करो। वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसीलिए हम लोग टीचर से पढ़ते हैं, क्योंकि टीचर को वो सारी जो किताबें हैं मोटी मोटी वो पढ़ चुका है ना, वो मोटी मोटी किताबें वो पढ़ चुका है, और पढ़ने के बाद उसमें से सब कुछ ऐसे एक एक्सट्रैक्ट करके बढ़िया सा जूस आपको दे रहा है। उसमें से बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी गिर रहा है, निकल रहा है सब, है ना। तो वो हमारी मेहनत है जो कि हम लोग पूरा एक्यूमुलेट करके आपको कुछ छोटे से टाइम में वो चीज आपके सामने पेश करते हैं। दो रास्ते हैं, या तो आप खुद कर लो या फिर कोई आपसे करवाए। क्लियर बात है? चलो, तो ये ऐसा ही होता है भाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में। द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन द कोवैलेंट बॉन्ड्स में ऑकर ईदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम एटम और ग्रुप, या फिर अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है। द फैक्टर्स विच क्रिएट द सेंटर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज। अब होता क्या है, ये चीज क्यों हो रही है, ये चीज क्यों हो रही है? मुझे बताओ कि दो इंसान हैं, दो इंसानों के बीच में है ना ग्रीडीनेस हो जाती है, जलन हो जाती है ना, उसके बारे में गलत सोचने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? दो इंसान है, क्यों होता है? अगर बेसिकली अभी प्रैक्टिकली देखो तो पैसे की वजह से हो जाता है कई बारी, है ना। इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, इसके पास पैसे नहीं है, तो ऐसा हो जाता है कई बार। वो उसके बारे में गलत चीजें सोचना शुरू कर देता है। या फिर कोई बड़ा इंसान है, बहुत अमीर इंसान है, और एक साधारण इंसान है, तो ये अमीर इंसान उसे धुतकारना शुरू कर देता है कि तू कौन है, तू चल जा यहां से। बहुत गलत चीज है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पैसा है वो किसी एक ही आदमी की तरफ जा रहा है, वो इक्वली नहीं बट रहा। अगर वो इक्वल होता सबके पास तो सब मिलजुल के रह सकते थे, लेकिन वो इक्वल नहीं है। किसी के पास ज्यादा तो किसी के पास कम, इस वजह से डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ केमिस्ट्री में होता है। क्या होता है? द फैक्टर्स विच क्रिएट द सेंटर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज। किसी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो किसी के पास कम इलेक्ट्रॉन। अब ज्यादा और कम, इसके वजह से होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। वो इलेक्ट्रॉन्स कम की तरफ जाना चाहते हैं, है ना। चलो देखो, द फैक्टर्स विच क्रिएट द सेंटर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज इन द सबस्ट्रेट आर मेनली। अब कौन से वो फैक्टर्स है जिनकी वजह से ऐसा होता है कि किसी के पास ज्यादा हो जाते हैं पैसे, किसी के पास ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स? तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहला और बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमेरिक। अच्छा ये कहां जा रहा है, तुम यहीं रुको, तुम्हारा काम हो गया। हाँ, उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। उसके बाद आता है यहां पर रेजोनेंस इफेक्ट, या फिर आप इसे मेसोमेरिक इफेक्ट भी कह सकते हैं। और उसके बाद आता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये चारों अलग अलग इफेक्ट्स हैं जिनके कारण इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता रहता है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, या फिर मेसोमेरिक आप कहो उसे, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ये चार अलग अलग इफेक्ट्स हैं। इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, और उसके वजह से ही यहां पर डेंसिटीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज वेरी करती है। डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज जिसे हम कह सकते हैं अंग्रेजी में, वो होता है। तो ये चार चीजें हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। इसे आप फटाफट से घोल के पी जाना जैसे ही मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, हर एक मैं आपको बढ़िया तरीके समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले नोट करिए इसे, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो अब एक एक करके हम इन सब को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। इसे मैं बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे भैया क्या होता है। देखो, मुझे बताइए कि क्या आप लोग कभी ऐसे भगवान के खाने में गए हो? ऐसे खाना खाने, वहां पर लाइन से पंगत बैठती है, सारे लोग बैठते हैं एक साथ, है ना, ऐसे लाइन में लोग बैठते हैं। गए हो कभी कि नहीं गए हो? हाँ, ऐसे लाइन से लोग नहीं बैठते, पंगत बैठती है, एक लाइन यहाँ होती है, फिर बीच में वहां पे प्लेट्स रखे जाते हैं, वो पेपर के नहीं, वो क्या पत्तों के बने हुए पेपर्स नहीं होते, वो रखे जाते हैं, फिर उसमें खाना दिया जाता है। भगवान का प्रसाद जो होता है मंदिरों में अक्सर, गए हो कभी? जाके देख लेना, नहीं गए हो तो ठीक है। तो अब होता क्या है, पहले वहां पर खाना परोस दिया जाता है, पहले तो ये बिछाया जाता है, फिर गोल प्लेट में सबके लिए वहां पर खाना परोस दिया जाता है। जो भूखे लोग हैं वो जाते हैं, मैं भी जाता हूं,
और क्या, बड़ा टेस्टी होता है खाना वहां पर, इसीलिए जाते हैं भाई। और भगवान का प्रसाद भी तो होता है, इसीलिए जाते हैं। हम लोग जानबूझ के भी जाते थे। हम लोग स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम कह लो, हम लोग क्या कहते हैं उसको, किसी की शादी होती थी ना तो वहां पे भी घुस जाते थे। ये हमने एक्चुअली किया भी है। आप लोगों को मजाक लगता है लेकिन हमने किया भी है। गए थे, हुआ ये कि एक बार एक दोस्त, मतलब हम लोग ऐसे घूम रहे थे, दोस्त का बर्थडे था, तो हम लोग बाइक्स पे अपने बाइक्स लेके घूम रहे हैं ऐसे, मतलब कहीं पे बर्थडे हो गया, कुछ खाना था वो खा लिया, फिर हम लोग वापस आ रहे थे। तो भूख लगी हुई थी, काफ़ी देर हो गई थी खा के, दोपहर में खाया था, शाम हो गई थी। तो हमने सोचा यार 10th तो हो गया है, कुछ मस्ती भरा कुछ फंडा कर लें कुछ, है ना। तो एक बड़ा सा होटल था, वहाँ पे बाहर बारात वगैरह थी, लोग नाच रहे थे, तो वहाँ पे बढ़िया डीजे वगैरह बज रहा था। तो हमने सोचा कि चलो यार करते हैं कुछ नया, है ना। तो हमने गाड़ी लगा दी अपनी और उतर गए, वहाँ पे नाचना शुरू कर दिया बारात में। सारे नाच रहे हैं, 5-7 दोस्त मेरे सारे नाच रहे हैं वहाँ पर। बहुत मज़ा आया, कुछ नई चीज़ थी, कभी नहीं की, मज़ा आ गया। तो नाच रहे हैं। तो उसमें एक हमारे स्कूल का ही एक सीनियर, वो सीनियर मुझे वहाँ दिख गया, ठीक है। तो वो सीनियर दिख गया, मैं गया उसके पास। मैं क्या कि मतलब ऑब्वियसली हम लोग वहाँ पे इनवाइटेड नहीं थे, तो मैंने बोला कि तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ, तुम क्या कर रहे हो यहाँ। वो मुझे कह रहा है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ। मैं बोला यार बारात में डांस कर रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ। तो वो कहने लगा कि ये मेरे भाई की शादी है। तो हम लोग उसके भाई की शादी में जाकर उसको पूछ रहे थे कि तुम कौन हो भाई, तुम यहाँ क्यों आए हो, ठीक है। तो अब हुआ ये कि फिर हमको उसे सच बताना पड़ा कि यार हम लोग ऐसे ही कुछ नया ऐसा एडवेंचर कर रहे थे, तो अब हम पकड़े गए हैं। तो कह रहा था कि यार कोई बात नहीं, आ जाओ चलो अंदर। तो अब जो हम पहले अनइनवाइटेड थे, अब हम इनवाइटेड हो चुके थे, और अंदर जाके बढ़िया से बिल्कुल खाना वाना हमने ठूसा, और उसके बाद घर पे आए। घर पे बताया पापा मम्मी को, तो पापा ने खूब डांटा, और पापा का तो काम ही होता है ना डांटना, डांट दिया, बस बात खत्म। चलो ठीक है। तो अक्सर हम लोग जब महाप्रसाद बोलते हैं इसको, है ना, महाप्रसाद हमारे यहाँ तो बोलते हैं भाई, सब बैठते हैं यहाँ पर, बैठने की जगह काफी कम है, ठीक है, छोटी सी, और प्लेट ज्यादा बड़ी हो गई, तो यहाँ पर बैठते थे, तो बिठा देते हैं फिर सबको, ठीक है। ये यहाँ पे आया, एक बंदा यहाँ पे बैठा था, ये उसके हाथ है और ये उसके पैर है, ठीक है, फोल्ड करके बैठ गया। इसका नाम क्या था, इसका नाम रख देंगे, बाद में रखेंगे सबका नाम, पहले बना देते हैं यहाँ पे व्यक्ति जो आए हैं खाना खाने के लिए, पार्टिसिपेट किए हैं। और ये भी बैठ गए। ड्राइंग तो बढ़िया है मेरी, कभी कभी मुझे भी लगता है बढ़िया है ना। देखो यहां बैठ गया और इसे हमने यहां बैठा दिया, ठीक है। अब ये बिल्कुल रामदेव बाबा के जैसा बैठा है। चलो अब हम क्या करेंगे, इनको सबको नाम दे देंगे भाई, ठीक है। नाम दे देंगे, तो इसका नाम हमने रखा है, देखो ये है राम, ठीक है, ये है श्याम, ये है, इसका नाम क्या रखें, मोटू, इसका नाम रखेंगे मोटू, इसका नाम रखेंगे पतलू, इसका नाम रखेंगे चिंटू, और ये है इसमें सबसे बदमाश दादा, इसका नाम है दादा भाई, ठीक है, ये है दादा भाई। अब प्लेट्स रख दी गई है, खाना परोस दिया गया है, ठीक है। तो खाने में रोटी चावल सब्जी सब तो होता ही है, ये तो सभी को मिलता है, लेकिन अब यहां पे एक स्वीट डिश भी होती है ना लास्ट में, तो वहां पे लड्डू था स्वीट में, तो लड्डू रख दिया यहीं, भैया सबको एक एक लड्डू, है ना। मैं वहां पे खाना परोस रहा था, तो एक एक लड्डू मैंने सबको दे दिया कि आप लड्डू ले लो, रेड कलर का लड्डू है, बड़ा स्वादिष्ट दिख रहा है। तो एक एक लड्डू मैंने क्या किया, मैंने एक एक लड्डू सबको दे दिया, ठीक है। खुश हो गए सब, लड्डू मिल गया। तो अब हुआ क्या, ये जो हमारे दादा भाई थे, जो कि खतरनाक है एकदम, ठीक है, इन्हें लड्डू बड़ा पसंद था। लड्डू बड़ा पसंद था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि ये साथ में जो चिंटू बैठा है साथ में, उसके प्लेट में भी लड्डू है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इससे कहा कि वो देख ऊपर, ऐसी मस्ती में करते हैं ना, वो देख कबूतर, तो ऐसे कहा कबूतर देख, तो ये देखने लगा बेचारा, ये तो साधारण छोटा बच्चा,
तो ऐसे कबूतर दिखाया और तुरंत दादा भाई ने क्या किया, दादा भाई ने इस लड्डू को उठाकर अपने प्लेट में रख दिया। हाँ ठीक है, तो खा भी लिया होगा, रख दिया होगा, पता नहीं क्या किया, लेकिन ले लिया। तो अब क्या यहां पे लड्डू था? नहीं, यहां पे लड्डू नहीं था। अब जब यहां पे लड्डू नहीं था, उसने जब नीचे देखा अपने प्लेट में लड्डू नहीं था, तो उसका जो मुंह था वो आग बबूला हो गया, वो एकदम गुस्सा हो गया। चिंटू को गुस्सा आ गया, बेहद ज्यादा गुस्सा आ गया चिंटू को। तो इस गुस्से के कारण जो पहले वो अच्छा इंसान था वो भी गुस्से में आ गया कि ये मेरा लड्डू कहां गया। तो उसने देखा कि यहां दादा भाई बैठे हैं, इनके साथ तो हम लोग मस्ती नहीं कर सकते, राइट। तो इसने सोचा कि मैं ये पतलू का लड्डू ले लूंगा। तो इसने, चिंटू ने क्या किया, चिंटू ने पतलू को बोला कि वो देख कबूतर। तो इस पतलू ने फिर से देख लिया। तो पतलू ने क्या किया, पतलू का जो यहां पे लड्डू था वो चिंटू ने ले लिया। तो यहां पे लड्डू हो गया। फिर बाद में पतलू, जो चिंटू था हमारा, वो बेचारा खुश हो गया, नॉर्मल हो गया। ठीक है, चिंटू हमारा नॉर्मल हो गया। देखो ब्लू से रेड से वापस ब्लू हो गया, नॉर्मल हो गया क्योंकि लड्डू मिल गया। अब जब हमारे पतलू भैया ने अपनी प्लेट में देखा तो वहां पे लड्डू नहीं था। लड्डू था नहीं था, तो लड्डू ना होने के कारण पतलू भैया हो गए एकदम गुस्सा। पहले ही मैं पतला हूं, उसमें तुमने मेरा लड्डू खा लिया, मेरा लड्डू चाहिए मुझे। तो ठीक है, तो पतलू भैया गुस्सा हो गए। पतलू भैया ने सोचा कि ये तो ऑलरेडी मोटू है, इसे लड्डू की क्या जरूरत है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसका लड्डू ले लिया और अपने प्लेट में रख दिया। अब मोटू और गुस्सा हो गया कि तुमको समझ में नहीं आता है मैं मोटू क्यों हूं, मैं बहुत खाना खाता हूं इसलिए मोटा हो गया, तो मुझे तो चाहिए लड्डू। तो अब क्या करेगा ये सोचता है कि यार ये तो बेचारा पतला सा है, इसे मैं मारूंगा तो मर जाएगा। तो एक काम करते हैं, शाम का लड्डू ले लेते हैं। तो शाम का लड्डू हो गया गायब और यहां आ गया ये मोटू के प्लेट में। फिर हो गया शाम भी गुस्सा, तो शाम ने राम के साथ ऐसा किया। और आखिरी में आप देखेंगे तो यहां पे बेचारा राम किसी से ले नहीं पाया यहां पे लड्डू, क्योंकि लाइन खत्म हो गई थी, वहां पर कोई था ही नहीं साइड में। ठीक है, तो ऐसा हो गया वहां पर। मतलब यहां पर ये गड़बड़ क्रिएट किसने की, दादा भाई ने। दादा भाई ने गड़बड़ क्रिएट की, लड्डू अपना तो खा गए, फिर उन्होंने लगा कि यार और लड्डू चाहिए मुझे, तो और तो मिलता नहीं है। तो यहां पे उन्होंने चिंटू से लिया, चिंटू गुस्सा हो गया, चिंटू ने पतलू का लिया, पतलू गुस्सा हो गया, पतलू ने मोटू का लिया, मोटू गुस्सा हो गया, मोटू ने शाम का लिया। ये क्या बता रहे हो भैया आप, सबको खाना खिला रहे हो, मुंह में पानी आ रहा, भूख लग गई। अब देखो ध्यान से, ऐसा ही कुछ मामला होता है कहां, हमारे केमिस्ट्री में। जी हां, अगर मैं इस दादा भाई को कह दूं कि ये जो खतरनाक इंसान है ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेट सपोज वो एक क्लोरीन है, राइट, और इस क्लोरीन को जुड़ा हुआ है एक CH2, इस CH2 को जुड़ा हुआ है दूसरा CH2, और इस CH2 को जुड़ा हुआ है तीसरा CH2, और यहां से जुड़ा है ये 3 हो गया, ये 2 है, और उसके बाद में यहां पे है CH2 और लास्ट में है यहां पर CH3। क्या है ये, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है भाई, 1 2 3 4 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अब यहां पे होता क्या है, ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्लोरीन क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का मतलब ये देखेगा कि कहां से पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन्स को खींचना। क्या ये कार्बन सीधा साधा है, जी हां ये सीधा साधा है, तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। जैसे ही दादा भाई ने चिंटू का लड्डू खींचा, वैसे ही क्लोरीन भी इस CH2 का लड्डू खींचता है, और वो लड्डू क्या है, वो लड्डू है इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे ही दादा भाई ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचा, तो क्या अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स थे, भैया थे, लेकिन कम थे, राइट। क्या इसके पास लड्डू था चिंटू के पास, नहीं, लड्डू गायब था। तो हुआ क्या, चिंटू हो गया गुस्सा, और इस गुस्से के कारण CH2 के ऊपर आता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं है, डेल्टा क्यों लिखा गया है, डेल्टा पॉजिटिव मतलब वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। अब एक्चुअली इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स खींचे नहीं है, लेकिन वो एक टेंडेंसी शो करता है कि मैं खींच लूंगा, देख ले, ठीक है ना, हाँ बच के रहना मेरे से, मैं खींच लूंगा इलेक्ट्रॉन।
तो वो छोटा सा एक हम कहेंगे जिसे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज वहां पे आ जाता है। अब जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यहां पे आया है, क्योंकि पहले CH2 के पास कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी कि यार किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़ जाए, लेकिन क्योंकि क्लोरीन ने उसे गुस्सा कर दिया, जैसे चिंटू आग बबूला हो गया था। चिंटू तो बेचारा अच्छा आदमी था, लेकिन वो गुस्सा हो गया, तो गुस्से के कारण उसने पतलू का लड्डू अपने प्लेट में रख लिया। तो ऐसा ही गुस्सा इस CH2 का आया और इस वजह से इसने क्या किया, अब ये पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं था, लेकिन अब बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये CH2 इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करना स्टार्ट कर देता है। और इतनी नहीं, लेकिन थोड़ी सी करता जरूर है, और इस कार्बन से वो इलेक्ट्रॉन्स खींचता है। अब जब वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींचता है, जैसे कि चिंटू ने पतलू का लड्डू खींचा था, तो यहां पर आ जाएगा एक डेल्टा पॉजिटिव। डेल डेल पॉजिटिव मैंने यहां पर क्यों लिखा है, क्योंकि इससे भी छोटा पॉजिटिव चार्ज यहां पे आता है, क्योंकि इस Cl का यहां पे असर थोड़ा कम होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच्ड है, इस पे ज्यादा असर हो गया। ठीक है, फिर बाद में ये थोड़ा दूर है तो इस पे थोड़ा कम। अब क्योंकि इस पे भी डेल पॉजिटिव आ गया, पतलू का लड्डू जैसे ही गायब हुआ, पतलू को गुस्सा आया, उसने मोटू का लड्डू ले लिया, वैसे ही इसको गुस्सा आया, इसने इसका लड्डू ले लिया, और ऐसे ही ये लड्डू का सिलसिला चलता गया चलता गया चलता गया, और आखिरी में यहां पर आकर खत्म हो गया। ये जो मामला यहां पर चल रहा था आखिरी में आके खत्म हो गया, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद में थर्ड कार्बन इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के 1 2 3 कार्बन के बाद, 3 कार्बन के बाद ये वाला जो इफेक्ट है जिसे हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ये वहां पर खत्म होना लगभग स्टार्ट हो जाता है। क्लियर बात है? इतना पहले यहां डेल पॉजिटिव, डेल्टा में पहले ही हम कह रहे हैं कि भैया एकदम छोटा सा चार्ज, और यहां पे डेल डेल पॉजिटिव छोटे का छोटा, और यहां पे डेल 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 पॉजिटिव मतलब छोटे का छोटा, और यहां पे छोटा मतलब इतना छोटा हो गया कि यहां पे है ही नहीं भाई, खत्म हो गया। ठीक है, तो यहां पर चार्ज खत्म हो जाता है। ये मामला यहां पर एकदम साफ है। इसे हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। क्या ये बढ़िया सा एग्जांपल आपके खोपड़िया में घुसा है? इसे हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब यही चीज को हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अंग्रेजी भाषा में, पंक्तियों में। देखिए क्या है भाई इंडक्टिव इफेक्ट? पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड। पोलराइजेशन यहां पे क्या है? अच्छा, यहां पे मैं लिखना भूल गया, यहां पे आता है डेल्टा निगेटिव चार्ज। यहां पे जैसे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, वैसे ही क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसके ही तो खींच रहा है, अब इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, मतलब यहां पे आ गया डेल्टा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज लिखते थे अभी तक हम, लेकिन यहां पे डेल्टा नेगेटिव इसलिए लिखा है क्योंकि एक मिनिमम नेगेटिव चार्ज यहां पे प्रोड्यूस हुआ है, जैसे यहां पे मिनिमम पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो आइए अब देखें ध्यान से। पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड बाय द इंफ्लुएंस ऑफ एन एडजेसेंट पोलर बॉन्ड। हुआ क्या था भाई? सबसे पहले इस क्लोरीन ने इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचा, अब यहां पे पोलैरिटी प्रोड्यूस हो गई, यहां पे डेल्टा नेगेटिव आ गया, यहां डेल्टा पॉजिटिव आ गया। अब इस डेल्टा पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन कम थे, तो इसने क्या किया? अपने बाजू वाले पे नजर डाला और उसे इलेक्ट्रॉन खींच लिए। अब जब इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो इस पर भी आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये इस पर्टिकुलर पोलर बॉन्ड से इंफ्लुएंस हुआ पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यहां पे आया हुआ है। ठीक है, देखो भाई, पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड बाय द इंफ्लुएंस ऑफ एन एडजेसेंट पोलर या फिर ग्रुप, पोलर बॉन्ड होगा या फिर ग्रुप होगा, इज नोन एज द इंडक्टिव इफेक्ट। इसे हम कहते हैं क्या? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं भाई। क्या बात समझ में आ रही है? इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू डाइपोलर इंटरैक्शंस थ्रू द बॉन्ड्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। इसे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये डाइपोलर बॉन्ड यहां पे पहले बनता है और उसके कारण यहां पे तमाम इंटरैक्शंस होते हैं, राइट? और इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। एकदम आसान सी बात है। कहां पे शो करेगा इंडक्टिव इफेक्ट? देखिए CH3 CH2 यहां CH2 और यहां पे Cl में यदि लगा दूं तो यहां पे आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहां पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे डेल डेल पॉजिटिव, यहां पे डेल डेल पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से यहां पे काम ये चलता रहेगा। बोलो यार, क्या बात समझ में आ रही है? ये क्या है? ये एक पोलर बॉन्ड है। ये क्या है?
ये एक पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड। और अगर मैं कहूं कि मेरे पास में है CH3, CH2 एंड CH3, तो ये क्या है? ये जो बॉन्ड है इनके बीच में, ये है एक नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड। ये क्या है? पोलर बॉन्ड। इस पोलर बॉन्ड की वजह से इंड्यूस हुआ है यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट। ये है नॉन पोलर बॉन्ड, यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता, कोई इंडक्टिव इफेक्ट यहां पे हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। क्या ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया? बेहद प्यारा एग्जाम्पल था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अब आपको काफी अच्छे तरीके से एक आइडिया आ गई होगी कि इंडक्टिव इफेक्ट आखिर होता क्या है, ठीक है? और अगर हां तो एक बार फटाफट से देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब इसी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडक्टिव इफेक्ट की? इंडक्टिव इफेक्ट आर ग्रेटेस्ट, इंडक्टिव इफेक्ट कब बहुत ज्यादा होता है? फॉर एडजेसेंट बॉन्ड, यानी कि जो नेक्स्ट बॉन्ड है ना, नेक्स्ट बॉन्ड जो है उसमें इंडक्टिव इफेक्ट सबसे भारी मात्रा में होता है, राइट? एंड डिक्रीजेस रैपिडली विद द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरैक्टिंग ग्रुप्स। जैसे कि अब यहां पर हमने, जैसे कि आपको बताया था पहले, यहां पर हुआ था इंटरैक्शन सबसे पहला। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती गया इस इंटरैक्टिंग ग्रुप से, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता गया? कम होता गया। यही ये लोग कह रहे हैं, मतलब C1 पे एकदम ज्यादा था, फिर कार्बन नंबर 2 पे थोड़ा कम हो जाएगा, फिर कार्बन नंबर 3 पे और कम हो जाएगा, उसके बाद लगभग खत्म जैसा हो जाएगा, ठीक है? दिस इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये क्या है? एक परमानेंट इफेक्ट है कि एक बार क्योंकि दादा भाई ने लड्डू खा लिया, चिंटू का मतलब खा लिया, बात खत्म हो गई, तो ये एक परमानेंट इफेक्ट है। उसके बाद में दिस इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ये जो इफेक्ट है ये ऑपरेट होता है मात्र सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, सिग्मा बॉन्ड टू सिग्मा बॉन्ड होता है, यहां पे पाई बॉन्ड का खेला नहीं होता। नेक्स्ट है पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इन सिंगल डायरेक्शन। मात्र एक डायरेक्शन में ही ये जाएगा, ऐसा नहीं कि इधर कभी उधर कभी यहां, एक डायरेक्शन में। यहां चालू हुआ ना अगर, तो उसी डायरेक्शन में चलता जाएगा, जैसे कि यहां पे हुआ था, यहां से यहां गया ना, देखो लड्डू क्या हुआ, यहां से गायब हुआ, फिर यहां से यहां, यहां यहां यहां, ऐसा हुआ क्या? यहां से यहां हुआ, चिंटू ने फिर वापस दादा भाई का लड्डू ले लिया, नहीं, सिंगल डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है? ये चीज ध्यान रखनी है। तो बेसिकली हमने क्या क्या देखा यहां पर? हमने देखा इंडक्टिव इफेक्ट आर ग्रेटेस्ट फॉर द एडजेसेंट बॉन्ड, एडजेसेंट बॉन्ड के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल होता है इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे वो इंटरैक्टिंग ग्रुप से आपका इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो कम कम होता नजर आएगा, यानी कि C1 पे ज्यादा, फिर C2, फिर C3 पे एकदम कम, ठीक है? उसके बाद में यहां पर हमने ये देखा कि इफेक्ट जो होता है इसका, ये एक परमानेंट इफेक्ट है भाई, राइट? परमानेंट इफेक्ट ये होता है। उसके बाद में दिस इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही ऑपरेट होता है, एडजेसेंट बॉन्ड पे ग्रेटेस्ट होता है, राइट? और लास्टली हमने देखा कि पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इन सिंगल डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन में ही इसके इलेक्ट्रॉन्स का पोलराइजेशन यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है क्या है एक ही तरीके का है? नहीं, ये दो तरीके के होते हैं। जैसे इंसान, दो तरीके के इंसान होते हैं ना, एक देने वाला एक लेने वाला, राइट? एक देता है एक लेता है। तो यहां पर भी इंडक्टिव इफेक्ट में ऐसा ही कुछ होता है, एक है कि भाई इलेक्ट्रॉन ले रहा है और एक है कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इस हिसाब से हम लोग इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट? कौन से दो पार्ट्स है भाई जिसमें हम इन्हें डिवाइड करते हैं? एक होता है हमारा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा होता है हमारा निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है? एक होता है माइनस आई, एक होता है प्लस आई। ये दो टाइप्स में हम इसे बेसिकली क्लासिफाई करते हैं। इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार इस पर नजर डाल दीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब ये जो प्लस आई और माइनस आई की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें से जो माइनस आई है ये होते हैं क्या? ये होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स यहां पे होते हैं, स्टार्टिंग में मोस्टली आपको दिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे, राइट? और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचते हैं और इसीलिए इसे कहा जाता है निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसके विपरीत अगर हम देखें तो प्लस आई इफेक्ट होता है, वो हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए कि कौन से होते हैं हमारे विथड्रॉइंग ग्रुप्स, राइट? तो यहां पे मैंने आपको एकदम बढ़िया से एक यहां पर एक सीरीज बनाकर दी है, ठीक है? एक सीरीज बनाकर दी है।
इसके हिसाब से ही आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर को किसी भी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो -I ग्रुप यानी कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के जो ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप्स हैं, उनकी ये सीरीज है, आपको इसे ध्यान रखना है। अब याद अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप इसे अपने नोट्स में लिखिए, अपने पास में एक पेज पर लिखिए जहां पे आप पढ़ने बैठते हैं, वहां पर स्टिक कीजिए, एक बार रोज इस पर नजर डालिए। ऐसा कुछ आप जब आप करने लगेंगे तो अपने आप धीरे धीरे ये आपको याद होगा। और इससे भी बड़ी चीज, जब आप अप्लाई करके देखेंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आप एक्चुअली इन्हें कंपेयर करेंगे, तब आपको याद हो जाएगा अपने आप, आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये चला जाएगा कि भैया कौन सा पहले और कौन सा बाद में। ठीक है, तो ये सीरीज को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अब ये कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और पोलराइजेशन क्रिएट करते हैं, पोलर बॉन्ड्स को क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। राइट, तो दो टाइप से, दूसरा टाइप ये है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग इसे कहते हैं, या फिर हम इसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कहेंगे। इनकी सीरीज क्या है ये भी देखो। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट है ना, अच्छे लोग ज्यादा नहीं होते, जैसे आपको पता है, डोनेट करने वाले लोग ज्यादा नहीं होते, है ना, चूसने वाले लोग ज्यादा होते हैं। राइट, तो ऐसे ही जो डोनेटिंग ग्रुप्स है ये कम है, विड्रॉइंग ज्यादा है, इसीलिए पीछे वाली सीरीज आपने देखी होगी काफी लंबी है, और लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो काफी कम है। और इसी वजह से यहां पे एक एक्सेप्शन आपके लिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है। आपको लगेगा जरूर कि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है भैया, तो फिर ये ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। नहीं, जब ऑक्सीजन के पास बेहद सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन के टकले पर चमचमाता नेगेटिव चार्ज यदि आपको नजर आ जाए, तो आप क्या समझेंगे? आप ये समझेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ये एक्सेप्शन है, ये बात आपको याद रखनी है, अपने दिमाग में इसे बांध लो, चाहे जहां बांधना है बांध लो, पोटली बांध लो और इसे याद रखो। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले O नेगेटिव, उसके बाद COO नेगेटिव, एसिड वाला ग्रुप ही नजर आ रहा है, और उसके बाद में है अल्काइल ग्रुप, सारे अल्काइल ग्रुप्स जैसे कि ये। ठीक है, अल्काइल ग्रुप्स में सबसे पहले आप लिखेंगे, यहां पे इन्होंने गलत लिखा हुआ है, इसे मैं करेक्ट कर देता हूं फटाफट। देखो भाई, यहां पर इन्होंने थोड़ा सा गलती किया है, उसे मैं करेक्ट कर देता हूं। यहां पे होगा क्या, इधर CH3 आएगा और इधर CH3 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। यह है टर्शरी कार्बन। ठीक है, ये टर्शरी कार्बन है, इसके बाद में यह है सेकेंडरी, यह है प्राइमरी, उसके बाद CH3, देन TDNH। ये क्या है? ट्रिटियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा, तो ये पहले क्यों, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। देखो, +I पावर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो डोनेशन का पावर है ये भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो देखो यहां पर इस पर्टिकुलर कार्बन, हम कह रहे हैं कि ये एक ब्रांच है। ठीक है, इस ब्रांच में से ये वाला जो कार्बन है, इसे अटैच्ड है आपका जो भी तमाम ग्रुप है वो। ठीक है, अब यहां पर जो कार्बन है ये एक डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा? ये डोनेट करेगा। तो डोनेट करने के बाद, क्योंकि यहां पर एक नहीं, दो नहीं, 3 तरफ से डोनेशन हो रहा है, तो ये एक ज्यादा भारी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, इसीलिए ये सबसे पहले लिखा गया। उसके बाद में जब 3 से 2 हो गए भाई, तब थोड़ा कम होगा, इसीलिए बाद में फिर 1 ही हो गया, फिर बाद में तो कुछ है ही नहीं, तो धीरे धीरे करके ये हाइड्रोजन पे आकर रुक जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अल्काइल ग्रुप्स पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, और जो +I पावर है अलग अलग टाइप्स के अल्काइल ग्रुप्स का, ये डिपेंड करता है उनके नंबर ऑफ कार्बन्स पे जो कि उनके ऊपर अटैच्ड हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अगर हां तो फटाफट इसे लिख दीजिए, अपने बुक में नोट कर दीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब हम करेंगे इसी इंडक्टिव इफेक्ट को बेहतरीन तरीके से अप्लाई। ठीक है, एप्लीकेशन किस तरीके से होता है इंडक्टिव इफेक्ट का? तो देखिए, सबसे पहला और बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन यहां पे है कार्बोकटायंस का, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायंस। तो आखिर ये कार्बोकटायन होता क्या है? कार्बन के पास जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, भुखमरी छा जाती है इलेक्ट्रॉन्स की यदि कार्बन के पास, तो उस कार्बन को हम लोग कहते हैं कि अब ये कार्बोकटायन बन चुका है। ठीक है,
तो कार्बोकैटायन क्या है? यदि अच्छा मुझे बताइए कि कार्बन के पास एकदम फुलफिल्ड खुशहाल जिंदगी जीने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यस और नो? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो क्या होना चाहिए भैया, कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड होने चाहिए। अगर 4 बॉन्ड है मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास होंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो स्टेबल होगा। लेकिन अगर मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दूं चुपचाप, तो क्या अब यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये एक इनकंप्लीट ऑक्टेट है जिसमें कि मात्र 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और अगर स्टेबल होना चाहे तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। मतलब क्या यहां पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मैं कह सकता हूं? जी हां, इलेक्ट्रॉन्स की यहां पर कमी है। 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कम है, तो हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, ठीक है? तो देखो, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन सराउंडेड बाय 6 इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कार्बोकैटायन, ठीक है? तो देखो भाई 6 इलेक्ट्रॉन कहां है इसके आसपास, देखिए बताइए। देखो 2 ये हो गए 4, ये हो गए 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? अब अगर मैं चाहूं कि इसका एक स्टेबल स्टेट आपको बताना चाहूं, तो वो क्या होगा? स्टेबल ये कब होगा? अगर यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कार्बन के आसपास? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 यहां, 2 यहां और 2 यहां और 2 यहां। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? यहां पर मौजूद है 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? क्या यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट है? जी हां, ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। तो ऑक्टेट यदि कंप्लीट है तो ये क्या है? ये है स्टेबल, ये है स्टेबल। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो मुझे बताइए कि अगर कार्बोकैटायन की मैं बात करूं तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मुझे बताइए कि क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, ये एक इनकंप्लीट ऑक्टेट में है, इनकंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है? तो इसका ऑक्टेट क्या है? इनकंप्लीट है। अब क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकंप्लीट है तो क्या ये स्टेबल है? नहीं, ये क्या है? ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर कार्बन के पास 4 बॉन्ड है मतलब उसके आसपास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, और अगर यदि किसी कार्बन के आसपास 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है तो हम उसे कहेंगे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और अगर यदि ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो उसे स्टेबल बनाएगा। अगर यदि कार्बन के आसपास 6 इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी है मतलब कि ऑक्टेट इनकंप्लीट है, और यदि ऑक्टेट इनकंप्लीट है तो वो अनस्टेबल है, और अगर वो अनस्टेबल है तो हम उसे क्या कहेंगे? ऑक्टेट इनकंप्लीट है, अनस्टेबल है, तो क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे कार्बोकैटायन। हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन के ऊपर एक चमचमाता पॉजिटिव चार्ज देकर, ठीक है? तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नजर आएगा और इर्द गिर्द उसके मात्र 6 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? अगर यह बात आपके खोपड़िया में एकदम बढ़िया से घुस चुकी है तो एक बार फटाफट इसे देख लो। उसके बाद मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताऊंगा कि जिसमें कि कार्बोकैटायन को हम लोग स्टेबल किस तरीके से कर सकते हैं, और कब कार्बोकैटायन आपका स्टेबल होगा, कितने सब्स्टिट्यूएंट्स, कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स वहां पे अटैच होने चाहिए और आपका कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाएगा, वो मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। लेकिन उसके पहले फटाफट से इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, कुछ बनाते हैं यहां पे बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चर्स। देखिए तो कार्बोकैटायन होगा भाई सबसे पहले तो हमारे पास में, देखो यहां पे बनाता हूं, ये है हमारे पास में कार्बोकैटायन। मैंने आपको बताया कार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज विद ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट इज कॉल्ड एज अ कार्बोकैटायन, है ना? ठीक है, तो अब इस कार्बोकैटायन को यदि मैं एक ही अल्काइल ग्रुप जोड़ दूं R, क्या ये स्टेबल हो जाएगा? थोड़ा सा हो जाएगा यार, थोड़ा सा तो हो ही जाएगा, है ना? अच्छा, अब अगर यदि मैं इस कार्बोकैटायन को एक नहीं 2 जोड़ देता हूं तो क्या ये स्टेबल हो जाएगा? जी हां बिल्कुल, ये और थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इससे तो, ठीक है? अगर स्टेबिलिटी देखें तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। क्या मैं इस कार्बोकैटायन को एक और R यदि जोड़ दूं तो यहां पर क्या बात बन जाएगी? जी हां बिल्कुल बात बन जाएगी, और ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। अब ये R क्या है? ये R होते हैं अल्काइल ग्रुप्स,
अल्काइल ग्रुप्स। ये अल्काइल ग्रुप्स क्या करते हैं? ये अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। जितना डोनेटिंग ज्यादा उतना वो स्टेबल ज्यादा। सीधी सी बात है, राइट? इसे मैं बढ़िया से आपको एक्सप्लेन करके देता हूं। सपोज करिए एक गरीब आदमी है, ठीक है, एक गरीब आदमी जैसे मैं, लेकिन खुश है, खुश अपने जीवन में खुश है, गरीब है लेकिन खुश है, कोई बात नहीं। ये गरीब आदमी हाथ फोल्ड करके और पैर फोल्ड करके, अच्छा हाथ तो इसके थे ही नहीं, बेचारा अपंग था, ये मैं नहीं हूं फिर, ठीक है, मेरे तो हाथ है। तो अब हुआ क्या, चलो हाथ बना देते हैं, छोड़ो, ठीक है। अब हुआ क्या, ये गरीब आदमी यहां पर एक टोकरी लेके बैठा हुआ था, ठीक है, एक कंटेनर लेके बैठा हुआ था और वो भीख मांग रहा था वहां पे कि कोई आ जाए और उसे थोड़े से पैसे दे दे, है ना। अब गरीब आदमी यही करते हैं कि थोड़े से पैसे ले लेते हैं, लेकिन कभी उन्हें पैसे नहीं देना चाहिए, ठीक है। उन्हें आप खाना दे दीजिए, राइट, कुछ खरीद के दे दीजिए, कुछ कच्चा दे दीजिए, कुछ पका हुआ दे दीजिए, राइट। पैसे मत दीजिए, खाने के लिए दीजिए, स्वस्थ रहेंगे आप भी और वो भी, ठीक है। तो अब ये गरीब आदमी, यहां लिख देते हैं हम लोग गरीब आदमी, ठीक है, ये है गरीब आदमी। इस गरीब आदमी के मुंह पर स्माइल पहले से है, लेकिन ये और खुश कब हो जाएगा? ये और खुश तब होगा जब यहां पर एक इंसान आकर इसे पैसे डोनेट करेगा। एक इंसान आएगा, एक सज्जन पुरुष, एक सज्जन पुरुष आया और इसने कुछ पैसे यहां पर डोनेट कर दिए। अच्छा, खुश हो गया भाई, ये खुश था, ओके। अब एक और इंसान आया, इस इंसान ने क्या किया? इस इंसान ने इसे थोड़े से और पैसे दे दिए या फिर खाना दे दिया, तो इसकी स्माइल और बढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक और इंसान आया, उस इंसान ने भी थोड़ा सा खाना और थोड़े से पैसे साथ में लाए थे, उसने उसे दे दिए। इसकी स्माइल इतनी बड़ी हो गई, ठीक है, इतनी बड़ी हो गई, स्माइल की चेहरे के बाहर जा रही है, ठीक है। तो बहुत बड़ी स्माइल इसकी हो गई। पहले ये था गरीब आदमी, लेकिन अब ये गरीब होगा पैसे से, लेकिन दिल से बहुत अमीर हो चुका है और पेट से भी बहुत अमीर हो चुका है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा खाना और बहुत सारा पैसा उसे, बहुत सारा तो नहीं, थोड़ा तो बहुत तो मिल चुका है, पैसा उसे मिल चुका है, ठीक है। तो पहले ये आदमी, जब ये लोग नहीं थे यहां पर, पहले जब ये लोग नहीं थे यहां पर, तब ये आदमी स्टेबल था कि अनस्टेबल था? स्माइल थी चेहरे पे, लेकिन अनस्टेबल था। ये क्या था पहले? अनस्टेबल था। लेकिन जब इन लोगों ने इसे डोनेट किया पैसे, जब इन्होंने डोनेट किया, उसके बाद ये स्टेबल हो गया। बोलो, स्टेबिलिटी बढ़ गई डोनेशन के बाद। एक आया तब थोड़ा सा खुश हुआ, जब दो आ गए तब ज्यादा खुश हो गया, जब तीन आ गए बहुत ज्यादा खुश हो गया, इसकी खुशी फुली न समाई, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहां पर होता है, जब एक अल्काइल ग्रुप यहां पे लग जाए, मतलब एक डोनेटिंग ग्रुप जिसे हम कहते हैं वो लग जाए, तब ये थोड़ा स्टेबल हो जाता है, खुश हो जाता है। हमारे यहां पर गरीब कौन है? ये कार्बोकैटायन, ये गरीब आदमी है बेचारा, ठीक है। तो अगर एक यहां पर अल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो जाए, उसे डोनेट करने लगे, तो वो थोड़ा स्टेबिलिटी उसमें आ जाती है। उसके बाद भी एक नहीं दो अल्काइल ग्रुप यदि उसे डोनेट करने लग जाए तो स्टेबिलिटी और थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर दो नहीं तीन अल्काइल ग्रुप अटैच हो गए तो स्टेबिलिटी और बढ़ गई, तो स्टेबिलिटी इतनी बढ़ गई कि अब ये स्टेबल कहने लगा अपने आप को, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। अगर हम बात करें ये ऑर्डर की, तो इस तरफ अगर आप जाते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी यहां पर घट रही है, मतलब जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं उतना ज्यादा स्टेबल आपका कार्बोकैटायन होगा। क्या हम और एग्जांपल्स इसके देख सकते हैं? जी हां, देख सकते हैं। आइए देखें, ये हमारे पास में है बेंजीन, इसको लगा है यहां पे CH3, पॉजिटिव चार्ज है यहां पर इस वाले कार्बन पर, ठीक है। क्या यहां पे डोनेटिंग ग्रुप है? जी हां। कहां से आ रहे हैं ये डोनेटिंग ग्रुप? किधर से डोनेट कर रहे हैं? यहां से और यहां से, ठीक है। अब एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं भाई, एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, एक और साइक्लोहेक्सेन रिंग यहां पर है, यहां पे लगा हुआ है CH3, यहां पे आ गया ये पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कितने ग्रुप्स डोनेट कर रहे हैं? तो यहां पर अब 3 नहीं 2 ग्रुप्स डोनेट कर रहे होंगे। इसीलिए अगर हम इसके स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ये थोड़ा सा कम स्टेबल होगा। अब एक और स्ट्रक्चर देख लीजिए,
ये रही हमारी साइक्लोहेक्सेन रिंग। इस साइक्लोहेक्सेन रिंग को यहां पर CH2 लगा है और यहां पे इस कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि इसने मात्र 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये कार्बोकटायन है। कितने ग्रुप्स यहां पर इसे डोनेट कर रहे हैं? तो यहां पे मात्र एक ग्रुप इसे डोनेट कर रहा है, इसीलिए हम कहेंगे अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ये यहां पर ज्यादा स्टेबल कहलाएगा, उसके बाद ये और उसके बाद ये, ठीक है। यह है टर्शरी कार्बोकटायन, यह है प्राइमरी सेकेंडरी कार्बोकटायन और यह है प्राइमरी कार्बोकटायन। अगर आपको कोई पूछे कि क्या ऑर्डर है स्टेबिलिटी का किसी भी कार्बोकटायन के, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इज टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। ये क्या है? कार्बोकटायंस है। ये टर्शरी कार्बोकटायन, ये सेकेंडरी कार्बोकटायन और ये है आपका प्राइमरी कार्बोकटायन, ठीक है। ये रहा टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। ऐसा ही कुछ एकदम इंटरेस्टिंग एग्जांपल हम यहां पर ले लेते हैं, ध्यान से देखना है। देखिए, कार्बन, ट्रिटियम लगा हुआ है, उसके बाद में कार्बन, यहां पे ड्यूटेरियम रखा हुआ है और उसके बाद में यहां पे कार्बन, यहां पे लगा है हाइड्रोजन। तो हमने थोड़ी देर पहले यहां पे एक सीरीज देखी थी जिसमें कि हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये सबसे कम है, सबसे ज्यादा है ट्रिटियम, फिर ड्यूटेरियम और फिर हाइड्रोजन का। तो यहां पे अगर हम देखें तो क्या आएगा इसका मामला, नंबरिंग देते हैं। यह है कार्बोकटायन नंबर 1, यह है कार्बोकटायन नंबर 2 और यह है कार्बोकटायन नंबर 3। स्टेबिलिटी अगर आपको कोई पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पे है थर्ड की सेकंड की फर्स्ट? कौन है सबसे ज्यादा स्टेबल? है यहां पे फर्स्ट, उसके बाद में आएगा सेकंड और उसके बाद में आएगा थर्ड। ये आंसर इसका है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है भाई। क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं 2, मैंने आपको बता दिया है कि कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी किस तरीके से होती है और ये सब बात हम कर रहे हैं किसके बारे में? ये सब बात हम कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायंस के बारे में। कार्बोकटायन क्या होता है ये मैंने आपको बताया। उसके बाद में इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट कब होता है, अनस्टेबल कब होता है, स्टेबल कब होता है, स्टेबल किस तरीके से ये बताया, आपको बढ़िया सा एग्जाम्पल भी दिया। और अगर ये चीज आपके खोपड़िया में घुस चुकी है एकदम बढ़िया तरीके से तो एक बार फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आपको पता है ये जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन है, इसमें अगर आपके पास में यहां पे लेट सपोज कि आपके पास में यहां पर कार्बोकटायन है एक और यहां पर एक CH3 लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये स्टेबल है, स्टेबल होता रहेगा, मतलब डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर कार्बन को अब मैं एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो देखो CH यहां पर 2 है और यहां पर मैंने क्लोरीन लगा दिया और यहां पे एक कार्बोकटायन है, तो ये क्या होगा? क्या ये स्टेबल है? नहीं। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ये है, उसके बाद ये है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर क्लोरीन लगा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है और इस कारणवश ये इलेक्ट्रॉन्स को इस CH2 से खींचेगा और इसीलिए ये CH2 जो है ये मजबूर हो जाएगा इससे इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए और ये इलेक्ट्रॉन खींचते खींचते इस भिखारी से क्या ही लेंगे, तो यहां पर हो गया काम तमाम, ये हो गया अनस्टेबल। अब अनस्टेबिलिटी और कैसे बढ़ती है? जब आपके पास यहां पर एक हाइड्रोजन बचा है और 2 क्लोरीन लग गए हैं अगर, तो यहां पर ये जो कार्बोकटायन है इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा घटिया हो जाएगी और ज्यादा कम हो जाएगी। तो मतलब ये क्लोरीन अपने तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये क्लोरीन भी खींचेगा। अब ये कार्बन जो है ये मजबूर हो जाएगा इस कार्बोकटायन से इलेक्ट्रॉन्स खींचने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स ये खींचता रहेगा, इसीलिए अनस्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी। क्या ऐसे और हो सकता है? जी हां, एक कार्बन को यहां पर Cl, यहां पर भी Cl, यहां पर भी Cl और यहां पर लगा है कार्बोकटायन, तो यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स ये खींचना स्टार्ट कर देगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, और यहां पे अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन विच इज बीइंग अटैच्ड हियर। तो यहां पर अगर हम बात करें -I इफेक्ट की, ये क्या है? क्लोरीन क्या शो करता है? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। तो अगर हम बात करें कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट
माइनस आई इफेक्ट जो होता है, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के? नहीं, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन, ठीक है। तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी के लिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव इफेक्ट, राइट। माइनस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी के लिए? क्योंकि आप देखिए जैसे जैसे ये माइनस आई ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे स्टेबिलिटी घटती जा रही है। तो माइनस आई ग्रुप अगर बढ़े तो स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी, ठीक है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि माइनस आई ग्रुप यदि ज्यादा होते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी घट जाएगी, कम हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस एग्जांपल को भी नोट कर लो। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग कार्बन आयन की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। कार्बोकटायंस की स्टेबिलिटी के बाद अब हम देखेंगे कि कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी किस तरीके से होती है। तो कार्बन आयंस के बारे में हमने क्या पढ़ा था? कार्बन आयंस के बारे में हमने पढ़ा था कि भैया यहां पे मात्र 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, और साथ ही में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, तो कार्बन आयंस के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। कार्बन पे यहां पर 3 बॉन्ड्स होते हैं और साथ ही में एक लोन पेयर होता है। आपको स्माइली के जैसा यहां पे दिख रहा होगा, शायद दिख रहा होगा, है ना? तो स्माइली की तरह ये है, लेकिन यहां पर ये जो है ये एक नेगेटिव चार्ज है। मैं आपको बड़ा करके बता देता हूं, देखो ये एक नेगेटिव चार्ज है विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब बेसिकली नेगेटिव चार्ज के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इसे आप लोन पेयर भी कह सकते हो। देखो, नेगेटिवली चार्ज कार्बन सराउंडेड बाय 3 बॉन्ड पेयर्स। ये देखो कार्बन 1 2 3, नेगेटिवली चार्ज कार्बन सराउंडेड विद 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। एक लोन पेयर भी होता है यहां पर, नोन एज कार्बन आयंस। इसे हम क्या कहते हैं? कार्बन आयन कहते हैं। अब जैसे कि कार्बोकटायन में हमने देखा कि उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर था, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है अगर आपका कार्बोकटायन टर्शरी हो, तो उसके बाद कम थोड़ा सा हो जाता है सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। यहां पे इस केस में एकदम उल्टा हो जाता है। होता क्या है, यहां पर अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछे, स्टेबिलिटी ऑर्डर तो क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन आयन, इट इज प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन सबसे कम स्टेबल होता है टर्शरी, ठीक है। अब ये सारा केस है अल्काइल्स के ग्रुप में। अल्काइल्स के केस में इस तरीके की ये केस होती है, प्राइमरी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। ये क्या है, क्यों है, कैसे है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। अब मैं आपको एकदम बढ़िया से एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। सपोज करिए, अच्छा आपको पता है हमारे देश में सबसे अमीर इंसान अभी तो अदानी साहब है, ठीक है, लेकिन एक बार है ना हमारे ये जो अंबानी जी हैं वो भी काफी अमीर है, तो उन्हें यहां पर बुला लिया जाए। ये है हमारे अंबानी अंकल, इनका नाम क्या है? अंबानी। अंबानी है। अब अंबानी है तो भैया बहुत सारा पैसा होगा इनके पास, है ना। अच्छा छोड़ो, अंबानी का छोड़ दो, कोई और इंसान होता है जिसके पास अचानक से बहुत सारा यदि पैसा आ जाए। आपकी कंडीशन ले लो, अगर आपको कहीं ना कहीं से अचानक से 1 करोड़ रुपए मिल जाए, ठीक है, 1 करोड़ रुपए आपको मिल जाते हैं, तो मुझे बताइए क्या आपको रात में आसानी से नींद आएगी? आपके घर में 1 करोड़ रुपए कैश पड़ा हुआ है, तो क्या आपको आसानी से नींद आएगी? नहीं आएगी, राइट? नहीं आएगी नींद आपको। क्यों? क्योंकि आप थोड़े से परेशान रहोगे कि कोई आके इसे चोरी ना कर ले, है ना, कहीं पे ये चोरी ना हो जाए, कोई मतलब है ना किसी की बुरी नजर ना पड़ जाए इस पर, ऐसा लगेगा आपको। तो मतलब अगर आपके पास बेहद ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब भी आप काफी परेशान होते हो, बेहद कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब भी आप परेशान होते हो। इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग यहां पर पैसे से तोलेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो भी आप परेशान हो जाते हो, बहुत कम पैसे हैं तो भी आप परेशान हो जाते हो। तो अब जब कम पैसे हैं तब तो कोई केस नहीं है, लेकिन जब ज्यादा पैसे हैं तो आप उस पैसों को इधर उधर या तो आप डोनेट कर दीजिए या फिर आप कहीं पर ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए कि भैया वहां से धीरे धीरे करके पैसे आते रहे, राइट। तो अंबानी जी ने क्या किया,
अंबानी जी के पास ढेर सारा पैसा था, उनके रातों की नींद उड़ चुकी थी। तो इन्होंने क्या किया, आपको पता ही होगा कि कुछ साल पहले इन्होंने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम है जियो, है ना। जियो के सिम कार्ड्स आप लोग यूज करते होंगे, बढ़िया से फ्री में दिया पहले, और उसके बाद में भारी भरकम पैसे लगा दिए, सबको आदत लग गई इंटरनेट यूज करने की, और अब वो भारी पैसा भी लोग देने लगे। तो पहले जो इन्होंने फ्री में दी थी चीजें, अब वो उसका 10 पट ज्यादा कमा रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने जियो एक कंपनी बनाई, फिर उन्होंने रिलायंस ट्रेंड्स भी बनाया। ठीक है, उसके बाद में साथ ही में उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहते हैं उसको, रिलायंस डिजिटल, है ना, हाँ रिलायंस डिजिटल बनाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने और रिलायंस के पेट्रोल पंप्स खोल दिए। रिलायंस के पेट्रोल पंप्स हैं भाई बहुत सारे, और भी कई सारी यहां पे इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारा, ऐसे और 15 20 50 बहुत सारी इनके कंपनीज होगी जहां पे इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अब जैसे कि इन्होंने बहुत सारा पैसा था इनके पास, 1 करोड़ 10 करोड़, अच्छा इनके लिए तो बहुत छोटा है, ये एक मिनट में 1 करोड़ आसानी से कमा लेते हैं, पता है आपको। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये जो बहुत सारा पैसा था जिनकी वजह से उनकी रातों की नींद खराब हो चुकी थी, उन्होंने क्या किया, उसे इन्वेस्ट कर दिया, इधर थोड़ा उधर, है ना। अब जैसे इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, अब ये थोड़े से स्टेबल हो गए, क्योंकि वो जो पैसा था भारी सारा, वो अब घर में नहीं था, वो बाहर चला जा चुका था, इन्वेस्ट हो चुका था, कुछ बैंक में रख दिया था, कुछ इन्वेस्ट कर दिया, तो अब एकदम शांति से उन्हें रात में नींद आने लगी, मतलब अब वो स्टेबल हो गए। अगर यही चीज मैं किसी कार्बनाइन के लिए देखूं, किसी कार्बनाइन के लिए, राइट, अगर मैं बात करूं कि ये है अंबानी जी कार्बनाइन हमारे, और इस कार्बन को यदि मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं, यही है वो ग्रुप्स। 1 2 3 4 अंबानी जी के पैसों को विड्रॉ कर लिया भैया, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे और यहां पे, है ना। अब अगर आपके पास में कार्बन आयन है और इस कार्बन आयन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो आपका कार्बन आयन स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर इसी कार्बन आयन को आप यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच कर देते हैं, मतलब ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच नहीं रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं और दे रहे हैं, अच्छा इनके पास और पैसा आ रहा है, 1 करोड़ था तो 2 करोड़ हो गया, तो आपको क्या नींद आएगी, आपकी नींद और खराब हो जाएगी। अगर 10 करोड़ आ गए तो और खराब हो जाएगी, और अनस्टेबल हो जाओगे आप। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से अगर आपके कार्बन आयन को एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाता है तो आपका कार्बन आयन अनस्टेबल हो जाता है, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तो आपका कार्बन आयन स्टेबल होने लगता है। अच्छा, तो क्या हम केमिस्ट्री को इसी तरीके से पढ़ सकते हैं? जी हां, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। देखो, अगर मेरे पास एक कार्बन आयन है और इस कार्बन आयन को मैंने एक CH3 जोड़ दिया। CH3 क्या है भाई, ये एक अल्काइल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने लगेगा। ये इसने डोनेट कर दिया। अच्छा, पहले से यहां पे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन्स यदि हम डोनेट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो क्या स्टेबिलिटी होगी? नहीं, स्टेबिलिटी घट जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसी कार्बन आयन को एक नहीं 2 CH3 लगा दूं, तो भैया पहले एक तरफ से डोनेशन हो रहा था, अब 2 तरफ से डोनेशन होने लगेगा। पहले थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आ रही थी, अब ज्यादा अनस्टेबिलिटी आएगी। पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा था, अब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, राइट। तो मुझे बताइए, क्या ये स्टेबल है? इससे नहीं, ये और अनस्टेबल हो चुका है। और अगर मैं यदि यहां पर एक और CH3 जोड़ देता हूं हमारे कार्बन आयन को, तो स्टेबिलिटी बेहद ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब एक्सट्रीम हो जाएगी, इतनी ज्यादा कि ये हमारा कार्बन आयन थोड़ा सा बावड़ा हो जाएगा। बावड़ा मतलब थोड़ा सा पागल, ठीक है, बावड़ा, तो थोड़ा सा पागल जैसा बिहेव करना लग जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन आयन क्या हो गया, ये कार्बन आयन थोड़ा सा पागल हो गया है, तिलमिला उठा है कि भैया अब इसकी रातों की नींद हो गई है खराब, क्योंकि बेहद सारे यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग चुके हैं, और इस कारण इसकी अनस्टेबिलिटी अब गगन चूम रही है। ठीक है, तो देखो भाई, अगर हम देखें तो ये एक, मतलब अगर सपोज करें तो ये एक प्राइमरी है,
ये एक सेकेंडरी कार्बन आयन है और ये एक टर्शरी कार्बन आयन है। यस और नो? बिल्कुल। अगर बात करें हम लोग यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर की, किसकी? स्टेबिलिटी के ऑर्डर की, तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी? सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है यहां पर? सबसे ज्यादा अनस्टेबल है हमारा टर्शरी कार्बन आयन, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? प्राइमरी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल है हमारा प्राइमरी, फिर आता है सेकेंडरी, फिर आता है टर्शरी। यही चीज मैंने आपको पीछे पढ़ाई थी कि भैया सबसे ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी अल्काइल ग्रुप, ठीक है, या फिर कार्बन आयन। क्लियर बात है? क्या आप समझ रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं? अच्छा, हमने जो कार्बोकैटायन के केस में एग्जाम्पल लिया था, क्या वही चीज हम लोग यहां पर कर सकते हैं? आइए करके देखते हैं। सेम एग्जाम्पल लेंगे और अब देखेंगे कि भैया हमारा जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है क्या वो चेंज हो रहा है या फिर वैसा ही रह रहा है। देखो क्या है ये है एक साइक्लोहेक्सेन रिंग, इसको लगा है यहां पर एक CH3, ठीक है, सेम यहां पर भी CH3 और यहां पर एक और बेंजीन रिंग, बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन रिंग है ये, और यहां पे CH2 और यहां पे लगा है एक नेगेटिव चार्ज, यहां पर लगा है इधर नेगेटिव चार्ज और इधर लगा है यहां पर नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि ये एक अल्काइल ग्रुप है और हमारे कार्बन आयन को अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड हैं, तो जाहिर सी बात है ये क्या करने वाले हैं? क्या ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो यहां पर क्या होता है? अनस्टेबिलिटी भर भर के छा जाती है। यहां से डोनेशन होगा और यहां पे सिर्फ एक जगह से डोनेशन होगा। अगर हम देखें तो ये है हमारा टर्शरी, ये है सेकेंडरी और ये है प्राइमरी। स्टेबिलिटी ऑर्डर जब हमने कार्बोकैटायंस पढ़ा था तब क्या था? देखो भाई, कार्बोकैटायंस कहां है? बुला लिया जाए उसे, ये रहे। अच्छा, कार्बोकैटायन में जब हमने यही सेम एग्जाम्पल पढ़ा था तब हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो हमारा टर्शरी था वो सबसे ज्यादा स्टेबल था। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है हमारा कार्बोकैटायन, यदि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाए तो ये स्टेबल होने लगेगा, ठीक है, इसीलिए हमारा टर्शरी ज्यादा स्टेबल था, फिर हमारा सेकेंडरी और फिर हमारा प्राइमरी, ठीक है। लेकिन अगर बात हम लोग कार्बन आयंस की करते हैं तो कार्बन आयंस के केस में ये केस एकदम विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जो हमारा टर्शरी कार्बन आयन यहां पे होगा ये सबसे कम स्टेबल होगा, उसके बाद में हमारा सेकेंडरी कार्बन आयन होगा और उसके बाद में लास्ट में जो सबसे ज्यादा स्टेबल, अच्छा ये भी स्टेबल नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये भी स्टेबल नहीं है, लेकिन अगर बात इन तीनों की हो रही है तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। क्या बात समझ में आई? स्टेबल नहीं है। आपको लग रहा होगा भैया आपने तो कहा था कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और उसमें डोनेशन हो रहा है तो अनस्टेबल हो जाता है, तो आप कैसे इसे स्टेबल कह रहे हैं? मैं इन तीनों को कंपेयर कर रहा हूं। इन तीनों को यदि आप कंपेयर करते हैं तब ये स्टेबल कहलाया जा सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये है प्राइमरी, इस तरीके से स्टेबिलिटी ऑर्डर। अच्छा, एक और एग्जाम्पल हमने लिया था ना, हमने लिया था एक और एग्जाम्पल, जी हां लिया था। देखो कार्बन को यहां पे 1 2 3, कार्बन को यहां पे लगा है 1 2 3 और यहां पे कार्बन को लगे हैं 3 हाइड्रोजन्स। तो सबसे ज्यादा डोनेट कौन कर रहा था? ट्रिटियम, उसके बाद ड्यूटेरियम और फिर हाइड्रोजन। कहां देखा था भाई? देखो वापस बता देता हूं, हमने आपको एक यहां पर सीरीज बताई थी, इसमें देखो हाइड्रोजन, राइट, ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सबसे ज्यादा डोनेट कौन कर रहा था इन तीनों में से? ट्रिटियम, फिर ड्यूटेरियम और सबसे कम हमारा हाइड्रोजन। अब अगर हाइड्रोजन सबसे कम डोनेट कर रहा है तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वहां पर, मतलब हाइड्रोजन कंटेनिंग हमारा कार्बन आयन। अच्छा, इसे कार्बन आयन बना देते हैं भाई, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसे नंबरिंग दे देते हैं हम लोग, ये है 1, ये है 2 और ये है 3, ठीक है। आप स्टेबिलिटी ऑर्डर बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा इसका 3 2 1 या फिर 1 2 3। इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में और मैं खुद आकर आपके क्वेश्चंस के आंसर को चेक करूंगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे। पहले इसे देखिए, थोड़ा सा सोचिए, मैंने आपको हिंट तो ऑलरेडी दे दी है विद प्रूफ, लेकिन उसके बाद भी आप थोड़ा सा सोचिए कि क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे। अपने दिमाग को बस दिखा हुआ चीज के ऊपर से मत काम करने दीजिए, आप उसे थोड़ा सा खुद से काम करवाइए और उसके बाद ही आंसर को टिक करिए, ठीक है। तो बताइए फिर इसका क्या होगा कमेंट सेक्शन में आंसर, उसके बाद बढ़ते हैं आगे।
अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं भाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन में। तो अगर हमारे पास में यहां पे कार्बन आयन है, राइट, और यहां पे हमने जोड़ रखा है एक क्लोरीन, ठीक है, उसके बाद में एक और कार्बन आयन लेते हैं और यहां पे हमने जोड़ रखे हैं एक नहीं दो क्लोरीन, और एक और कार्बन आयन लेते हैं, यहां पे हमने जोड़ रखा है एक क्लोरीन, यहां पे एक क्लोरीन और यहां पे एक क्लोरीन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा? सबसे ज्यादा स्टेबल वो रहेगा जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पे कौन सा होगा? ये, उसके बाद ये और फिर ये रहेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। इसके बाद में अगर हम देखें, यहां पे हमारे पास यदि है एक कार्बन आयन और यहां पे लगा है फ्लोरीन, फिर बाद में यहां पे लगा है कार्बन आयन और यहां पे लगा है क्लोरीन, फिर यहां पे लगा है कार्बन आयन, यहां लगा है ब्रोमीन, और यहां पे लगा है कार्बन आयन और इस कार्बन आयन को जुड़ा हुआ है क्लोरीन, नहीं आयोडीन, ठीक है। तो इस तरीके से यदि हमारे पास में कुछ है, तो यहां पर अगर हम देखें तो जो फ्लोरीन है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो ये भी सबसे बहुत ज्यादा है इनमें से, राइट। कहां पे था वो सीक्वेंस, हम लोग देख लेते हैं भाई। ये रहा, देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका सीक्वेंस में फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा माइनस आई ग्रुप है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है। फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और फिर आयोडीन है। तो अगर क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ हमारा फ्लोरीन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ किस तरीके से हो रहा है भाई? ये देखो, पहले यहां फिर ये कर रहा है, ब्रोमीन भी कर रहा है और आयोडीन भी कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर कोई कर रहा है तो वो है हमारा फ्लोरीन। तो अगर यहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात आती है तो वो होगी कुछ इस तरीके से। क्लियर बात है? अच्छा, अब अगर हमारे पास में सेम क्लोरीन ही लगा है लेकिन डिस्टेंस पे है, कुछ अमाउंट ऑफ डिस्टेंस पे है, तो किस तरीके से होता है? देखो भाई, अगर हमारे पास में यहां पे एक C निगेटिव है, यानी कि एक कार्बन आयन है और इसे लगा है एक Cl। नेक्स्ट एग्जांपल में यहां पर कुछ इस तरीके से कार्बन आयन है और यहां लगा है Cl, और इसके बाद वाले एग्जांपल में यहां पे है कार्बन आयन और जो हमारा Cl है वो यहां लगा हुआ है क्लोरीन। अब डिस्टेंस देखिए, यहां पे एक कार्बन का फर्क है, यहां पे एक और दो कार्बन का फर्क है, यहां पे एक, दो और तीन कार्बन का फर्क है। तीनों जगह पे क्लोरीन लगा है। क्लोरीन का काम है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना, यह है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ तो जरूर करेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो यहां पे विड्रॉ करने में उसकी जो ताकत है थोड़ी सी कम पड़ जाती है, क्योंकि डिस्टेंस यहां पे बढ़ गया है, काफी दूर चला गया है। यहां पे थोड़ी सी ताकत बढ़ जाएगी और सबसे ज्यादा ताकत जो है वो यहां होगी। अगर हम लोग इसके स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा यहां पे ये और उसके बाद में ये। क्लियर बात है? तो इनमें स्टेबिलिटी की ऑर्डर होगी कुछ इस प्रकार। सबसे पहले यहां पर होगा ये वाला कंपाउंड, फिर ये वाला कंपाउंड एंड ये वाला। उसके बाद में हमने यहां पर इनके बारे में भी पढ़ लिया है। थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका था तो इसे सीधा कर दिया है हमने, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज एकदम बढ़िया समझ में आ चुकी होगी। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी हम लोग किस तरीके से देखते हैं, एक बार फटाफट इस पे नजर डालिए, उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पर। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। दिस इज युवराज सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।